Ion exchange method is also called zeolite or permuted process because it involves a zeolite. हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसको जियोलाइट बोलते हैं या परमुटेट। ये पी ब्लॉक चैप्टर में देखेंगे कि जियोलाइट एग्जैक्टली होता है क्या है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। एंड सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में भी ये आता है, बेसिकली वहां दिया गया है इसके बारे में दैट इट इज हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें पोर्स पाए जाते हैं। तो पोर्स से आप परमुटेड याद रखेंगे, दैट जियोलाइट ओनली इज कॉल्ड परमुटेड। एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये एल्यूमिनो सिलिकेट ग्रुप को हमने जेड से रिप्रेजेंट किया, तो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट हो गया NaZ। व्हेन इट इज एडेड इन हार्ड वाटर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है एंड MZ2 की फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे पीछे हुई थी कार्गन्स मेथड के अंडर, एंड Na+ रिलीज हो जाते हैं। परमुटेड और जियोलाइट इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड व्हेन ऑल द सोडियम यूनिट इज यूज्ड अप। तो इस जियोलाइट की या फिर परमुटेड की अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है पोर्स लाइक कि इसमें सोडियम एटम्स होते हैं जो कि रिप्लेस कर दिए जाते हैं M2+ आयन से। तो जैसे जैसे M2+ आयंस और इसमें ऐड होते जाते हैं, ट्रैप होते जाते हैं इस जियोलाइट में, सोडियम आयंस रिलीज होते जाते हैं। तो जब पूरे के पूरे सोडियम आयंस इससे खत्म हो जाते हैं, व्हेन वी से दैट द परमिटर जियोलाइट इज एग्जॉस्टेड, यानी और इससे काम नहीं लिया जा सकता, फिर इट इज देन रीजनरेटेड फॉर फर्दर यूज बाय ट्रीटिंग विद एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो NaCl से ट्रीट करेंगे तो MCl से कंबाइन करके MCl2 बना लेगा, एंड NaZ ये सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट दोबारा रीजनरेट हो जाएगा फॉर फर्दर यूज। अब इसको रीजनरेट करने के लिए हमें सोडियम Na+ आयंस की जरूरत होती है, लेकिन इसके पीछे जो एनायन है ये क्लोराइड होता है, सल्फेट होता है या और कुछ होता है, हाइड्रोक्साइड वगैरह। ये कैसे याद रखा जाए, तो इसको ऐसे याद रखिए कि कॉमनली अवेलेबल जो साल्ट होता है वो हम यूज करते हैं। साल्ट ही यार कॉमन साल्ट बोलते हैं ना सोडियम क्लोराइड को, इसका मतलब ये कॉमनली अवेलेबल है, इजीली अवेल किया जा सकता है ये, इसलिए सोडियम क्लोराइड यहाँ पे यूज किया जाता है, न कि और दूसरा कोई और सोडियम वाला कंपाउंड। नेक्स्ट इज सिंथेटिक रेजिन मेथड, इट इन्वॉल्व सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर बाय सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर्स एंड दिस इज मोर एफिशिएंट देन जियोलाइट प्रोसेस। ऐसा इसलिए क्योंकि जियोलाइट प्रोसेस में हम सिर्फ कैटायंस एक्सचेंज कर पा रहे थे, यहाँ हम एनायंस भी रिमूव कर पाएंगे। जो सल्फेट और क्लोराइड थे परमानेंट जो हार्डनेस होती है वाटर की उसमें, तो इसलिए इसको मोर एफिशिएंट बोला गया है। Cation exchange resins contain large organic molecules with SO3H group and are water insoluble। तो वाटर इंसोल्युबल तो इनको होना ही चाहिए क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम कैटायंस को और क्लोराइड्स या फिर सल्फेट एनायंस को ये वाटर से रिमूव कर रहे हैं, उससे लेके जा रहे हैं, तो इनसोल्युबल जरूर होना चाहिए। आयन एक्सचेंज रेजिन इज एक्सचेंज टू RNA बाय ट्रीटिंग विद NaCl। तो जैसे आयन एक्सचेंज में NaZ था, यहाँ पे NaR है, सिर्फ इतना फर्क है। एंड जेड जियोलाइट की जगह पे यहाँ पे आर आ गया, इसको यहाँ से याद रखते हैं आप, रेजिन से आर आप याद रखेंगे। एंड सिंथेटिक वर्ड आ रहा है इसमें, तो इसके साथ आप याद रख सकते हैं कि आर के साथ जो ग्रुप एसोसिएट है वो SO3H है, S से सिंथेटिक एंड S से SO3H। The resin exchanges Na+ ions with Ca2+ and Mg2+ present in hard water to make it soft। R is resin anion, of course Na+ के साथ एसोसिएटेड है तो anion ही होगा ये। एंड मेथड इसका एग्जैक्टली सेम एज आयन एक्सचेंज, Na+ Ca2+ और Mg2+ को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वहां पे NaZ2 बन रहा था, यहाँ MR2 बन जाएगा और Na+ ऐसे ही रिलीज हो जाएगा। Resin can be regenerated by treating with NaCl solution. Again, we have seen it already. Pure demineralized, deionized water free from all soluble mineral salt is obtained by passing water successively through a cation exchange in the form of H form, H plus form, and anion exchange in OH minus form resins। तो प्योर डीमिनरलाइज मींस कोई भी एनायन उसमें प्रेजेंट नहीं है, डी एनाइज है, चाहे पॉजिटिव आयन हो कैल्शियम और मैग्नीशियम या फिर बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स या फिर क्लोराइड्स हो, सबको रिमूव किया जा सकता है दो तरीके से रेजिन्स में पास करने पर, पहले कैटायन एक्सचेंज में और फिर एनायन एक्सचेंज में।
That's why we are saying that synthetic resin method is more efficient as compared to zeolite process. Deionized water आप zeolite की मदद से नहीं प्रोड्यूस कर सकते, वहां सिर्फ Ca2+ और Mg2+ कैटायंस को एक्सचेंज किया जा सकता है। यहाँ पे अनायंस भी एक्सचेंज होंगे, कैटायंस भी, एंड Ca2+ और Mg2+ के अलावा और भी जितने टाइप के कैटायंस अनायंस हैं सभी एक्सचेंज किए जा सकते हैं। प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर विदाउट एनी आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो कैटायन एक्सचेंज रेजियन से जब पास किया जाएगा हमारे हार्ड वाटर को, तो Mr2 अगेन वही फॉर्म हो जाएगा और सॉल्यूशन में रिलीज हो जाएंगे H+ आयंस। दिस विल मेक द सॉल्यूशन एसिडिक। In this cation exchange process, H+ exchanges Na+, Ca2+, Mg2+, and other cations present in water. This results in proton release and thus makes the water acidic. एनायन एक्सचेंज में क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंट इसका प्रोसेस है। कैटायन एक्सचेंज में तो सीधा R के साथ H+ एसोसिएटेड था, लेकिन यहाँ पे OH- सीधे एसोसिएट नहीं कर सकते क्योंकि R भी नेगेटिव होता है और OH- भी नेगेटिव, तो एक दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए RNH2 इसमें लिया जाता है, उसमें वाटर ऐड किया जाता है H+ और OH- की फॉर्म में, तो RNH3+ और OH- बन जाता है। अब ये एक्सचेंज पर कर पाएगा जितने भी अनायंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में विद OH- एंड RNH3+ बन जाएगा X- के साथ और OH- सॉल्यूशन में रिलीज हो जाएंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस जो आपको करना पड़ता है एनायन एक्सचेंज में, क्योंकि R के साथ सीधे OH- नहीं जोड़ा जा सकता। OH- एक्सचेंजेस एनायंस लाइक Cl-, HCO3-, SO4 2-, ETC, यानी जितने भी एनायंस प्रेजेंट है। ध्यान दीजिए यहाँ पे बाइकार्बोनेट भी चेंज हो रहा है जो कि टेम्पररी हार्डनेस में प्रेजेंट होता है। जब बोल दिया उसने सारे ही एनायंस जितने प्रेजेंट है प्योर डीमिनरलाइज कर रहे हैं, तो कोई भी एनायन हो इसमें एक्सचेंज होगा। OH- thus रिलेटिव न्यूट्रलाइज द H+ आयंस सेट फ्री इन द कैटायन एक्सचेंज और वाटर बन जाता है। यानी जो एसिडिक सॉल्यूशन बना था कैटायन एक्सचेंज में, यहाँ OH- के रिलीज होने से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड न्यूट्रल वाटर डीमिनरलाइज हमें मिल जाता है इस प्रोसेस से। The exhausted cation and anion exchange resins beds are regenerated by treatment with dilute acid and alkali solutions. तो cation exchange bed मिलता है dilute acid से ट्रीट करने में, क्योंकि यहाँ से H+ मिल जाएगा हमें, और एनाइन एक्सचेंज बेड के लिए हमें OH- चाहिए जो कि अल्कली सॉल्यूशन से ट्रीट करने में मिलेगा। सो दैट्स हाउ दीज टू रेजिन्स बेड्स कैन बी रीजनरेटेड एंड दैट्स कंप्लीट्स आवर process synthetic resin method for removal of permanent hardness. The next compound is hydrogen peroxide. It is used in pollution control treatment of domestic and industrial effluents. तो क्लास 12 बायोलॉजी में एक चैप्टर आता माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां पे आपको एक सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट का सेक्शन मिलेगा जहां पे माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं टू ट्रीट दिस डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, इसका पोल्यूशन कम करने के लिए। एंड माइक्रोब्स को चाहिए होती है ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए और इसको ट्रीट करने के लिए जो आप ऑर्गेनिक मटेरियल छोड़ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, तो ऑक्सीजन यहां से प्रोवाइड की जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज कर दिया जाता है विल डिसोसिएट इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, तो दैट्स हाउ पोल्यूशन कंट्रोल में हेल्प करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। प्रिपरेशन इसकी बहुत इजी है, जितने मेथड्स दिए हुए हैं आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि ये पेरोक्साइड होता है ना, तो किसी भी पेरोक्साइड से ही इसे बनाया जा सकता है। पहला मेथड है बाय एसिडिफाइंग बैरियम पेरोक्साइड एंड रिमूविंग द एक्सेस वाटर बाय इवेपोरेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर गिव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सबसे पहले तो बैरियम पेरोक्साइड से ये मिलेगा, इसको एसिडिफाई किया जाता है बाय एडिंग H2SO4 एंड बहुत सिंपल रिएक्शन होती है यहाँ पे। SO4 ग्रुप बैरियम के साथ अटैच हो जाता है टू फॉर्म बैरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट, ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द बीकर है। एंड फिर O2 ये बजाइए H2 से रिएक्ट करके बनाया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड ये जो H2O था ये एज इट इज हमें यहाँ पे मिल जाता है, इवन दो सॉलिड फॉर्म में था ना ये बैरियम पर ऑक्साइड, ये एक साल्ट था, फिर लिक्विड फॉर्म में वाटर बाद में रह जाता है। अब ये जो वाटर बचा है बाद में ये हमें नहीं चाहिए, हमें प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए। वैसे प्योर कंपाउंड्स मिलते भी हैं हमें बैरियम के साथ जब रिएक्शंस होती हैं, तो वही अगर चाहिए
तो हमें एक्सेस वाटर रिमूव करना होगा बाय इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। बेसिकली ये एक टेक्निक होती है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर भी इसको बोलते हैं। दो सब्सटेंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है उनको सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस अराउंड डिफरेंस होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में। इसका इस्तेमाल करके इन दोनों को सेपरेट किया जाता है इवेपोरेट करके वाटर को, क्योंकि आप जब टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो पहले वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सिर्फ वहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बचेगा। ये एग्जैक्ट मेथड क्या होता है ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखने वाले हैं। तो दैट्स हाउ हमने पहले मेथड से प्रिपेयर किया बैरियम पेरोक्साइड से हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दूसरा है पर ऑक्सो डाई सल्फेट obtained by electrolytic oxidation of acidified sulfate solution at high current density on hydrolysis yields hydrogen peroxide। तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस हो रही हैं। पहले इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन की। सल्फेट होता है SO4 2- एसिडिफाइड मींस उसमें H+ ऐड कर दिया तो HSO4- हो जाएगा ये। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस के बाद प्रोड्यूस हो जाता है, इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है बेसिकली ये पर ऑक्सो ग्रुप, पर ऑक्सो डाई सल्फेट बन जाता है। ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आपको, ये पी ब्लॉक चैप्टर में एग्जैक्टली यही फॉर्मूला आप देखने वाले हैं, जहां पे SO3H दो ग्रुप्स ये पर ऑक्सो लिंकेज से लिंक किए जाता है। ये वहां पे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, तो ये डेफिनेटली याद हो जाएगा। आप आगे इसके हाइड्रोलिसिस से आप इतना ध्यान रखिए कि यहाँ से H+, यहाँ से H+ और बीच से ये पर ऑक्सो लिंकेज रिमूव हो जाती है और यहाँ पे H2O2 में मिल जाता है। अब इसमें ऐड होगा H+ हाइड्रोलिसिस के ऐड होने से, तो HSO4 जो हमें इलेक्ट्रोलिसिस से पहले था वो एज इट इज मिल जाता है, एंड हाइड्रोलिसिस की वजह से H+ आ जाता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा H2SO4, जो कि हमारे पास स्टार्टिंग में भी था सल्फेट सॉल्यूशंस की फॉर्म में। SO4 2- है, जहाँ पे यहाँ पे 2H+ भी होगा तो H2SO4 था। तो बेसिकली इसमें मेन रिएक्टेंट जो यूज हुआ इट इज H2SO4, उससे फिर परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनाया गया है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, फिर हाइड्रोलिसिस के थ्रू दोबारा H2SO4 रिकवर कर लिया गया है बाई फॉर्मिंग H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट। This method is now used for laboratory preparation of D2O2, just as hydrogen is replaced by deuterium here, deuterium peroxide K2S2O8 यहाँ पे लिया गया है। ये बेसिकली H2S2O8 होता है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे पोटेशियम आयन सिर्फ रिप्लेस कर दिया गया है H+ आयंस के द्वारा, वही कंपाउंड है ये। एंड जो पहली प्रोसेस थी H2SO4 से, यानी यहाँ पे K2SO4 से K2S2O8 बनाने की, यानी इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे स्किप कर दी गई, सीधे हाइड्रोलिसिस दिखाई गई है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ वो एक्सप्लेन कर दी गई थी। तो यहाँ पे फॉर्म होगा KdSO4 + D2O2 ड्यूटेरियम पेरोक्साइड। हैवी वाटर के पास यहाँ पे 4 ड्यूटेरियम थे, उनमें से 2 आ गए KdSO4 के साथ और 2 ड्यूटेरियम पर ऑक्साइड के साथ। तो स्टोइकियोमेट्री काफी आसान है इस रिएक्शन की। आगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड बताया जा रहा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। एंड जो पीछे मेथड यूज्ड हुए हैं बैरियम के साथ और हाइड्रोलिसिस के साथ H2SO4 की, ये लेबोरेटरी मेथड थे, आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि हमने जो डाई हाइड्रोजन H2 के लिए प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था बैरियम हाइड्रोक्साइड से, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रही थी, एंड यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है हाइड्रोलिसिस भी। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि वहां पे लेबोरेटरी मेथड था ना बैरियम के साथ और इलेक्ट्रोलिसिस के साथ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व है, इसलिए ये भी लेबोरेटरी मेथड होगा। और इंडस्ट्रियल मेथड ये है दूसरे वाला। बेसिकली इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, वैसे यहाँ पे है इंडस्ट्रियली जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑटो ऑक्सीडेशन हो रही है 2 अल्काइल एंथ्राक्विनोल्स की। इंडस्ट्रियली प्रिपरेशन, ये जो इंडस्ट्रियल वर्ड है इसमें TRIA आ रहा है एंड THRA, ये दोनों एक जैसा साउंड करते हैं, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का मेथड है। ये जो दूसरे हमने यूज किए ये लेबोरेटरी मेथड है, इनको कैसे याद रखना है ये मैंने आपको अभी बताया था। तो ऑटो ऑक्सीडेशन होती है इस कंपाउंड की, बेसिकली ओल लग रहा है इसके पीछे, यानी एल्कोहल है, एंड एल्कोहल्स में OH- ग्रुप होता है, जहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे ऑटो रिडक्शन नहीं हो रही है, ऑटो ऑक्सीडेशन हो रही है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। पर ऑक्साइड में OH
ऑक्सीजन की -1 होती है, यानी -2 से -1 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, इसलिए ऑटो ऑक्सीडेशन हो रही है ना यहाँ पे, ना कि ऑटो रिडक्शन। वैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी इंडिकेट कर रही है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होगी, साथ ही में इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है। और रिवर्स डायरेक्शन में एरो लगा के एक और प्रोसेस दी गई है, अगर इसको रिड्यूस करें हम हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट रिड्यूस हो जाएगा सेम कंपाउंड में भी, रिवर्स रिएक्शन भी हो सकती है। एंड H2 के साथ यहाँ पे पैलेडियम लिया हुआ है, इसका आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पर ऑक्साइड के साथ हो रहा है ना इसका रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग एजेंट एज अ पर ऑक्साइड एक्ट कर रहा है यहाँ पे। एंड पर ऑक्साइड पी से स्टार्ट होता है, डी पे ऑलमोस्ट खत्म होता है, तो पी डी यहाँ पे यूज हो रहा है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल है, 3 4 5 नहीं है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि H2O2 यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें 2 आ रहा है ना कि 3 या 4 है। तो इथाइल भी है यहाँ पे जिसमें 2 कार्बन होते हैं, मिथाइल नहीं है और प्रोपाइल नहीं है, ये भी आप ऐसे याद रखते हैं कि 2 आ रहा है यहाँ पे। In this case, 1% H2O2 is formed, which is extracted with water and concentrated to 30% by mass by distillation under reduced pressure, and further concentrated to 85% by distillation under low pressure। वही प्रोसेस है, reduced और low pressure सेम होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि वाटर और H2O2 एक जगह अगर प्रेजेंट, उनको सेपरेट करने के लिए और H2O2 को कंसंट्रेट करने के लिए डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का यूज किया जाता है। एंड यहाँ पे बाई मास कंसंट्रेटेड किया जा रहा है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ना कि बाई वॉल्यूम। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर से ऐसा किया जा रहा है, जो प्रेशर में डबल एस आता है तो बाई मास में भी डबल एस आ रहा है, इसी ऐसा याद रख सकते हैं आप। एंड ये परसेंटेजेस आपको याद रखने की डेफिनेटली जरूरत नहीं है, इस प्रोसेस से शुरुआत में बहुत कम प्रेजेंट होता है H2O2 प्योर फॉर्म में, उसको कंसंट्रेट बाद में किया जाता है बाय अप्लाइंग दिस प्रोसेस, ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए, ना कि ये परसेंटेजेस। रिमेनिंग वाटर कैन बी फ्रोजन आउट टू ऑब्टेन प्योर H2O2। तो पहले वाटर के साथ जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड घुला हुआ था उसको कंसंट्रेट करने के लिए हमें बॉइलिंग करते हैं बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये प्रोसेस यूज करके। और फिर जो बचा हुआ वाटर है उससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सेपरेट करने के लिए उसको फ्रीज करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं। तो काफी सिमेट्रिकल प्रोसेस है ये, पहले टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर में, फिर बचे हुए वाटर को फ्रीज कर दिया जाता है टेम्परेचर लो करके टू ऑब्टेन आउट प्योर H2O2। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2 आर डिस्कस्ड हियर। प्योर स्टेट में ऑलमोस्ट कलरलेस होता है जैसे कि वाटर, लेकिन इसका कलर भी आपको याद रखना है, वेरी पेल ब्लू। तो पर ऑक्साइड होता है, इससे पेल वर्ड याद हो जाएगा पीपी से आपको। एंड ओशियन में यूजुअली कलर ब्लू होता है वाटर का, तो उससे ये ब्लू वर्ड याद हो जाएगा। H2O2 is miscible with water in all proportions and forms a hydrate। इसका रीजन ये होता है कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो मिसिबल विद वाटर ऑल प्रोपोर्शन, यानी हर पूरे तरीके से घुल मिल जाता है वाटर से, बेसिकली ये मतलब है। इट इज डेफिनेटली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है हमारे वाटर से, 50 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ज्यादा होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका रीजन है, एक्सटेंसिव ज्यादा होती है इसमें। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया, जो कि आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। 30% सोल्यूशन ऑफ H2O2 इज मार्केटेड विद 100 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जस्ट आर्बिट्ररी कोई वैल्यू ले ली गई है, इसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। 30% सोल्यूशन H2O2 का, उसको 100 वॉल्यूम H2O2 बोलते हैं, आर्बिट्ररी चूज कर लिया गया है। इट मीन्स 1 ml ऑफ 30% H2O2 will give 100 ml of oxygen at STP। तो यही एक मेजर होता है H2O2 की स्ट्रेंथ को मेजर करने का, कि STP पे वो कितनी ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। ये 30%, वैसे अगर आप याद रखना चाहें तो इसके मोलर मास से याद दे सकते हैं, जो कि 34 होता है, तो उससे 30% आपको याद आ जाएगा। तो 30% में पूरे के पूरे 100 वॉल्यूम H2O2 होते हैं। इसका मतलब 1 ml ऑफ दिस 30% विल गिव 100 ml ऑफ ऑक्सीजन एट STP। कमर्शियली मार्केटेड सैंपल में 10 वॉल्यूम प्रेजेंट होती है, पूरी की पूरी 100 वॉल्यूम्स नहीं होती। कमर्शियली जो अवेलेबल होता है सिर्फ उसका 10% होता है, तो इसमें स्ट्रेंथ होगी 3% H2O2। ये सीधा आपको याद रखना होता है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन के झोल में नहीं पड़ना।
30% मीन्स 100 वॉल्यूम, एंड अगर 10 वॉल्यूम है उसका 10% कर रहे हैं तो 30 का 10% हो जाएगा 3% एच टू। यही एग्जांपल 9.5 में आपसे पूछा गया है। स्ट्रेंथ कितनी होगी 10 वॉल्यूम H2O2 की, तो 100 वॉल्यूम की 30% होती है तो 10 वॉल्यूम की 3% होगी स्ट्रेंथ। सिंपल क्वेश्चन था, इसके कैलकुलेशन में आपको नहीं पढ़ना है, ये पूछी नहीं जाएगी, सीधे ऐसे ही लॉजिक से आप पढ़ सकते हैं जो कि थ्योरी में गिवन है। एंड एक चीज मैंने आपको बताया था कि ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। इसका रीजन आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो बना सकता है हाइड्रोजन के साथ। दिस इज द रीजन फॉर मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड यहाँ पे टेबल 9.4 में फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको गिवन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ज्यादा डिटेल्स में इसके नहीं जाना है। एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस अराउंड ज्यादा होता है, 50 केल्विन भी आप बोल सकते हैं, 373 होता है वाटर का, यहाँ पे 423 है। एंड ये वर्ड था एक्स्ट्रापोलेटेड, जो कि एक्स्ट्रापोलेटेड लिखा है एनसीईआरटी ने, टी लिखना भूल गया। इसका मतलब है कि एग्जैक्टली नहीं निकाली गई है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये बॉइलिंग पॉइंट की, ये इंटरप्रेट की गई है अपॉन सम थ्योरी, बिकॉज 423 केल्विन पे एग्जैक्टली अगर आप लेके जाएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तो वो डीकम्पोज हो जाएगा इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। आगे हम देखेंगे कि सिंपल सनलाइट की प्रेजेंस में भी जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर होता है वहां भी ये डीकम्पोज होता है, तो इतने ज्यादा टेम्परेचर पे तो डीकम्पोज हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये सिर्फ एक्स्ट्रापोलेटेड यानी इंटरप्रेटेड वैल्यू होती है बेस्ड ऑन सम कंसेप्ट। अगर वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट इतना है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, इसमें अगर थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो उससे थोड़ा ज्यादा होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे अज्यूम किया जाता है, इसकी थ्योरेटिकल निकाली जाती है, एक्सपेरिमेंटली नहीं फाइंड किया जाता, ये मतलब है एक्स्ट्रापोलेटेड का। बाकी सब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद करना है इसकी प्रॉपर्टीज में, क्योंकि कंपैरिजन की चीज थी जहां पे डीटीओ के साथ वहां पे ऑलरेडी वाटर के साथ कंपैरिजन हो चुका है, सिर्फ ये बॉइलिंग पॉइंट ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर पे H2O2 की, इसकी नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, यानी एक प्लेन में नहीं होती, एक बुक को फोल्डेड बुक की जैसे स्ट्रक्चर होती है इसकी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। एंड फोल्डेड बुक डेफिनेटली एक प्लेन में नहीं लाई करती है, उसके दो प्लेन्स होते हैं, दो प्लेन्स में लाई करती है वो, तो इसलिए नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है ये। एंड एक चीज जो यहाँ ध्यान देने लायक है, गैस फेज में डाईहेड्रल एंगल है 115 डिग्री। डाईहेड्रल मींस ये जो हेड्स देख रहे हैं आपको दो प्लेन्स के, इनके बीच का एंगल है 115 गैस फेज में। सॉलिड फेज में 90.2 डिग्री ये हो जाता है जहां पे टेम्परेचर रिड्यूस किया गया। तो या तो सीधे सीधे ऐसे आप याद कर सकते हैं कि टेम्परेचर रिड्यूस किया गया इसलिए डाईहेड्रल एंगल भी रिड्यूस हो गया, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं जैसे सर्दियों में हम सिकुड़ जाते हैं वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होने पे ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर भी सिकुड़ गई है, इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल कम हो गया है, सिकुड़ गई है बेसिकली, और कंस्ट्रिक्ट हो गई है ये बुक टाइप स्ट्रक्चर। और ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज इन एंगल्स की ना भी याद रखे तो चलेगा, अराउंड 20 डिग्री यहाँ पे कम हो रहा है। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गैस से पहले लिक्विड में गया फिर सॉलिड में गया, यानी दो फेजेस चेंज हुए हैं, तो 2 से 20 आपको याद आ जाएगा। 2 डिग्री का तो क्या ही चेंज होगा यार, उसको तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हैं ना, इसलिए 20 होगा, 2 नहीं होगा, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। सिर्फ इतना इसमें था देखने लायक। एंड एक चीज जो इससे ही प्रिडिक्ट की जा सकती है कि अगर ये कंस्ट्रिक्ट हो रही है चीज, यानी इस प्लेन के नजदीक जा रहा है ये प्लेन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स दूर जाएगा इस पास आने की वजह से, ये ऑब्वियस चीज है। तो यहां से ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि 94 यहाँ पे 101 है, अराउंड 6 डिग्री का चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली यहाँ भी याद रखें तो चलेगा, लेकिन इतना जरूर आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे इंक्रीज करेगा, OOH बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा और डाइहेड्रल एंगल डिक्रीज करेगा ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर मींस गोइंग इनटू सॉलिड फेज। ये दोनों अब कंसेप्चुअली सीधे सीधे याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, बिकॉज दोनों फॉर्म में ये जा सकता है, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड फॉर्म में भी, इन बोथ एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडिया, ये दोनों मीडियम में इसकी रिएक्शन शो की गई है नीचे। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडिया, तो एसिडिक मीडिया H+ के द्वारा यहाँ पे शो किया गया है। एंड Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज करा तो डेफिनेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करा है, इटसेल्फ इट विल गेट रिड्यूस्ड
यहाँ पे -1 है ऑक्सीजन एंड यहाँ पे -2 में वाटर में जा रहा है, तो डेफिनेटली इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। एंड इन द सेकेंड केस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अगेन -1 से -2 में वाटर में, एंड पीबी में -2 में सल्फर है, सल्फर +6 में आ रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये था इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। आई नो इन दिस रिएक्शन ऑफ लेड सल्फाइड, कहीं भी आपको ये नहीं सिग्निफाई हो रहा कि ये एसिडिक मीडियम या बेसिक, तो ऐसा आपसे पूछेगा भी नहीं। इसमें सिर्फ इतना पूछेगा कि एक्शन कैसा है इसका, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग। दूसरा रिड्यूसिंग एक्शन इज एसिडिक मीडियम, Mn+7 से +2 में जा रहा है तो इसको रिड्यूस कर रहा है, तो इट इज मस्ट बी एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एंड -2 से खुद जा रहा है 0 में, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो ये एक चीज है जहां पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट हो रहा होगा, वहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, एज अ हिंट आप याद रख सकते हैं। एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा होगा जहां पे इट मस्ट बी एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे ये क्लू आप सीधे सीधे यूज कर सकते हैं, वैसे ऑक्सीडेशन नंबर से भी इसको प्रिडिक्ट कर पाना ज़्यादा आसान रहेगा। दूसरी रिएक्शन है जिसमें -2 से ये जा रहा है 0 में, यानी खुद हो रहा है ये ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा। Cl- इवन दो यहाँ पे ये कंपाउंड HOCl इट विल ब्रेक इनटू OH- एंड Cl+, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन से, तो OH- है, ये एसिडिक मीडियम है, H+ से कंबाइन करके H3O+ बना लेगा। इट इज नथिंग बट H+ एंड वाटर, उसका ही एडिशन होता है इक्विलिब्रियम से, हम जानते हैं ये। तो Cl+ Cl- में जा रहा है, यानी इसको रिड्यूस कर रहा है, तो खुद ये ऑक्सीडाइज होगा। बाद में है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्शन इन बेसिक मीडियम, Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। एंड इटसेल्फ -2 से OH, एक्चुअली -2 नहीं -1 होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड यहाँ पे ज्यादा झोल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, Fe2+ से Fe3+ में, Mn2+ से Mn4+ में ऑक्सीडाइज ये दूसरों को कर रहा है, मीन्स खुद रिड्यूस ही हो रहा होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन यहाँ पे इसका शो किया गया। एंड OH- आयंस आर शोइंग बेसिक मीडियम, सिंपल रिएक्शंस हैं, ये पूरी नहीं शो की गई है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इनमें। रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, तो I2 0 से जा रहा है -1 में, यानी रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह H2O2 एक्ट कर रहा होगा। -2 से 0 में जा रहा है तो खुद ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। वैसे ही Mn+7 से +4 रिड्यूस करा, एंड खुद ये -2 नहीं है यार, ये -1 है, -1 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। देख लेते कहीं और भी हमने -2 नहीं तो किया, यहाँ भी -2 किया हुआ है मैंने काफी जगह, H2O2 के प्लेस में -2 हेयर आल्सो। तो जहां भी मैंने किया हुआ ये H2O2 में -2 आप -1 कर लीजिएगा, इवन दो आप जानते ही है कि -1 होता है, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो एक और चीज यहाँ पे थी कि बेसिक मीडियम को शो करने के OH- हमेशा हम जानते हैं RHS में होता है, LHS में H+ ऐड करते हैं, यहाँ पे LHS में OH- ऐड करा है, जो कि मुझे एक यूनिक चीज दिखी है। OH- यूजुअली RHS में ऐड करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में ये पढ़ के आए कंसेप्ट। वाटर यहाँ पे होना चाहिए था LHS में, OH- RHS में होना चाहिए था टू सो बेसिक मीडियम। सो ये इवन तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, रिएक्शन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, लेकिन कंसेप्चुअली जो चीज बताई गई रेडॉक्स रिएक्शन में वो हमने देखी। सो दीज वर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड।